बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एनालिसिस का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया हुआ है। उसमें कुछ डेफिनेशंस कल पढ़ ली थी और आज एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट तो वही थ्योरम है जो हमने लास्ट टाइम किया था। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो एग्जैक्टली वो थ्योरम है जो हमने कल प्रूव किया था। इफ़ a and b are non-collinear vectors, then find the values of k1 k2 from the equation k1a plus 2b is equal to 7a minus k2b। ये इस क्वेश्चन को सोल्यूशन में भी वही थ्योरम अप्लाई होगा। आपके पास इक्वेशन है k1a प्लस 2b इज इक्वल टू 7a माइनस k2b। इसको आप इस तरह लिख सकते हैं k1a प्लस 2b माइनस 7a प्लस k2b इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से अगर आप पहले तो रीअरेंज कर लें, k1a माइनस 7a प्लस k2b प्लस 2b इज इक्वल टू 0। फिर इन दोनों में से a1 कॉमन निकालते हैं, k1 माइनस 7a प्लस k2 प्लस 2b इज इक्वल टू 0। अब वो थ्योरम की बारी आई। क्या कहा गया था कि अगर a और b नॉन कोलिनियर वेक्टर्स हों तो ये इक्वेशन कब होल्ड करेगी? जब स्केलर्स ज़ीरो हों। याद है कल हमने किए थे k और l। इस वक्त k जो है वो a का सारा कोएफिशिएंट जो है वो k है, और जो l है b का सारा कोएफिशिएंट जो है वो l है। तो लास्ट टाइम जो हमने थ्योरम प्रूव किया था, अकॉर्डिंग टू दैट थ्योरम दिस शुड बी इक्वल टू 0। अब आर्गूमेंट आप क्या देंगे? आप कहेंगे कि सिंस a and b are non-collinear, so ये जो इक्वेशन 1 आई है, 1 implies k1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0, k2 प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से k1 की वैल्यू 7 निकल आई जो हमने फाइंड करनी थी, और k2 की वैल्यू जो है माइनस 2 निकले। तो इस तरह से जो हमने पिछले लेक्चर में थ्योरम प्रूव किया था उसको अप्लाई कर लिए। अब इस तरह के कुछ क्वेश्चंस होंगे एक्सरसाइज में, सारे के सारे वो आप खुद करने हैं। देखें इसमें तो कोई इशू अब है ही नहीं है, तो स्टेटमेंट वो चेंज करते, स्ट्रक्चर बेसिकली क्वेश्चन का यही रखे तो जितने मर्जी क्वेश्चन बनता जाए। यहाँ वो 2 की जगह -3 कर देता, यहाँ कुछ और कर देता 7 की जगह, तो एक नया क्वेश्चन बन जाता। इवन एक नंबर को ही चेंज कर दे, 2 को ही चेंज कर दे तो नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो उसके अकॉर्डिंगली आपके आंसर आते जाएंगे। तो बेसिकली आप ये देखा करें कि आप एक क्वेश्चन नहीं कर रहे, आप उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक कर रहे हैं। ये आपने एक टेक्निक सीखी है जो उस थ्योरम ने आपको बताई थी। तो क्वेश्चन अब जो उनसे मर्जी हो जाए, ये एमसीक्यूज में भी आपको पूछ सकते हैं, लेकिन अब तो बीएस में शायद वो एमसीक्यूज कह रहे नहीं आएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इससे डिफरेंट अब कौन सा क्वेश्चन है। ये तो इस तरह के क्वेश्चन जो होंगे वो तो मैं नहीं आपको कराऊंगा, वो तो आप सारे खुद करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट है, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर 5i प्लस 3j प्लस 2k। देखिए ये भी एक महज एक क्वेश्चन नहीं है, ये भी इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी है। आपको पता है कि एक वेक्टर की डिटर्मिनेशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक उसकी डायरेक्शन चाहिए, दो उसके लिए उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए। जो वेक्टर आपको मालूम करने के लिए कहा हुआ है उसकी मैग्नीट्यूड बता दी हुई है 2, और उसकी डायरेक्शन कहता है यहाँ से लें। यहाँ से लें इसलिए क्योंकि वो कह रहा है कि वो इस डायरेक्शन पे है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर गौर से देखें, फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 2 एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ऐसा वेक्टर फाइंड करना है जिसकी मैग्नीट्यूड 2 है और जो इस वेक्टर के अलॉन्ग उसकी डायरेक्शन।
जो इस वेक्टर के लॉन्ग डायरेक्टेड है। तो दोनों चीज़ें दे दी, मैग्नीट्यूड तो हमें उसकी मालूम करनी ही नहीं, वो दे दी हुई है, लेकिन डायरेक्शन उसने डायरेक्ट नहीं दी है, एक वेक्टर हमें दे दिया है। तो हमें क्या करना होगा, इस वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी होगी और इस वेक्टर की डायरेक्शन निकाल के वहाँ लगाएंगे। तो आपके जहन में कैसे सॉल्व करना आता है, ज़ाहिर बात है प्रेजेंटेशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आप करते जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा चेक करने वाले को, देखने वाले को क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पे प्रेजेंटेशन जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमने एक वेक्टर फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन गिवन है। डायरेक्शन इस सेंस में गिवन है कि डायरेक्ट नहीं गिवन, हमें मालूम करनी पड़ेगी। क्या स्ट्रेटजी हो सकती है, जो वेक्टर हमने मालूम करना है उसे सपोज कर लेते हैं कि ये वो वेक्टर है। तो ज़ाहिर बात है अब आपको पता है कि आपने सपोज किया है, आप पेपर पे लिख के उसको बताएंगे तो पता चलेगा ना देखने वाले को भी कि ये कर रहा है, वरना आपके दिमाग में तो है कि मैंने ये कर लिया जी, आप यूजुअली करते भी यही। तो जो आपने उसको बताना है कि पढ़ने वाले को पता चल जाए कि आपने क्या किया है, वो जाहिर बात है कि आप लैंग्वेज में लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड वेक्टर बी ए, देन जो रिक्वायर्ड वेक्टर है वो किस तरह आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर यूनिट वेक्टर। समझा? ये एक बेहतर प्रेजेंट करने का तरीका है कि आपने उसको बता दिया कि ये मैं एक वेक्टर जो मालूम करना था वो ए है, तो फिर ए वेक्टर को तो ऐसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर ए एंड डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए। हियर ए मैग्नीट्यूड क्या दी हुई है, इट इज गिवन, ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन यूनिट वेक्टर कैसे आना है, जो ये वेक्टर है इसको इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना। यानी वेक्टर क्या है, 5i प्लस 3j प्लस 2k ओवर 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर अंडर रूट। क्लियर होगी बात? ये बार नहीं है, एरो है, डिटर्मिनेंट नहीं है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। इस वक्त जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये वेक्टर ए को वेक्टर कहने के लिए ऊपर आपने लगाया है उसके ऊपर एरो, और ये जो सिंबल डाला है ये उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, डिटर्मिनेंट नहीं है। तो ये क्वेश्चन खुद से दी हुई थी कि ऐसा जो वेक्टर आपने मालूम करना है उसकी मैग्नीट्यूड 2 है, तो इसलिए हमने 2 लिख दी। दूसरी जो बात थी कि डायरेक्शन यहाँ से लेनी है, तो डायरेक्शन लेने का मतलब है कि आपने इस वेक्टर के लॉन्ग यूनिट वेक्टर फाइंड करना। तो यूनिट वेक्टर कैसे मालूम करते हैं, उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते हैं। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं इसकी, ये आएगा 5i प्लस 3j प्लस 2k, 5 स्क्वायर ज़ा 25 प्लस 9 प्लस 4 जी 30, 25 प्लस 9 प्लस 4 38 बन जाता है। चले ये बना जी 5i प्लस 3j प्लस 2k ओवर 38 अंडर रूट, ठीक है। अब ये वाली दो वैल्यूज जो हैं ए मैग्नीट्यूड और ये वाली ये हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और या तो इंग्लिश लिखें पुटिंग दीज वैल्यूज इन 1, या फिर मैथमेटिकल सिंबल डालें कि इन वैल्यूज की मदद से इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रिक्वायर्ड वेक्टर आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 5i प्लस 3j प्लस 2k ओवर अंडर रूट 38। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10 ओवर अंडर रूट 38i प्लस 6 ओवर अंडर रूट 38j प्लस
4 over this is the required vector. Any questions please? उसकी अभी तो यही तो बात बताइए आपको, वेक्टर ए का तो हमें पता ही नहीं है, वो तो मालूम करना है। अब मालूम करने के लिए अगर कोई चीज़ आपने मालूम करनी है तो उसके लिए कुछ तो देगा। आपको बाजार भेजा जाता है कि जाओ भी कुछ चीज़, फलां चीज़ मेहमान आए हैं या फलां ये ले आओ, तो आपके हाथ में कुछ पढ़ाया जाएगा तो आप जाएंगे ना, ये लें पैसे। अब आपने जो वेक्टर मालूम करना था ए, उस वेक्टर मालूम करने के लिए हमें उसकी दो चीज़ें चाहिए, एक उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, एक उसकी डायरेक्शन चाहिए। उसकी मैग्नीट्यूड उसने कहा हुआ कि 2 है और डायरेक्शन उसने कहा यहाँ से पकड़ें। जो वेक्टर आप मालूम कर रहे हैं ये, उसकी डायरेक्शन यहाँ से लेनी, वो इसी की डायरेक्शन होगी, इसलिए ये किया। समझ आई ना? उसने कहा डायरेक्शन इसकी है, यूनिट वेक्टर जो वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। अगर आपने किसी वेक्टर के लॉन्ग उसकी डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो दैट इज द यूनिट वेक्टर अलॉन्ग दैट वेक्टर। एनी क्वेश्चंस? क्लियर होगी? अच्छा, ये एक क्वेश्चन नहीं है, मैं फिर बार बार कहता हूँ, ये एक स्ट्रेटजी है कि अगर आपने कोई वेक्टर फाइंड करना है, उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दी हुई तो वेक्टर मालूम हो जाएगा। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन में उसने डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं दी थी, उसने कहा था यहाँ से नहीं। अब वो ये भी कह सकता था कि आपको ज़रा थोड़ा सा और मुश्किल कर देता, वो मैग्नीट्यूड डायरेक्ट जो 2 कैलकुलेट की हुई है वो ना देता, कोई और वेक्टर दे देता। कहता जी आप कोई वेक्टर मालूम करें जिसकी मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड है और जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन। नहीं, सेम नहीं ना हो जाते, दो वेक्टर दे देता ना वो। मैं देखता हूँ एक्सरसाइज में शायद ऐसा क्वेश्चन हो, यानी आपको इस वक्त कैलकुलेट जो वेक्टर आपने फाइंड करना था उसकी मैग्नीट्यूड फाइंड नहीं करनी पड़ी, वो डायरेक्ट दी हुई थी 2, ठीक है। लेकिन उस वेक्टर की डायरेक्शन आपको फाइंड करनी पड़ी है, क्योंकि उसने डायरेक्शन डायरेक्ट नहीं दी थी, उसने कहा था इस वेक्टर की डायरेक्शन ले। मैं ये कह रहा हूं कि वो ये भी कह सकता था, कोई और वेक्टर दे देता, कहता उसकी मैग्नीट्यूड लें और इस वेक्टर की डायरेक्शन लें। फिर उस सूरत में क्या करना पड़ता आपको? फिर उस सूरत में मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी पड़ती। तो हम देखते हैं कि शायद बुक में कोई ऐसा क्वेश्चन हो। जी नेक्स्ट जो 8 पार्ट है वो वही आ गया जो हम बात कर रहे थे। यहाँ क्या किया गया है? फाइंड द वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज दैट ऑफ द वेक्टर आई माइनस 3j प्लस 9k। यानी पिछले क्वेश्चन में जो वेक्टर आपने फाइंड करना था उसकी मैग्नीट्यूड आपको फाइंड नहीं करनी पड़ी थी, मैग्नीट्यूड उसने खुद से दे दी हुई थी। अब आपको मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है, मैग्नीट्यूड भी फाइंड करनी है। अगला काम, एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, और वो जो इस वेक्टर की डायरेक्शन। अब मैं आपको थोड़े से ना स्टेप शॉर्ट करके बताऊंगा। पिछली दफ़ा तो हमने इक्वेशन बनाई और उसमें लिखा, अब ये हम डायरेक्ट ज़रा इसको करते हैं कि कैसे करना। लेट द required vector be, let the required vector be a, then ये तो लिखना ही है, वेक्टर a किसके बराबर है? a मैग्नीट्यूड और a यूनिट वेक्टर। पिछली दफ़ा मैंने क्या किया था, उस क्वेश्चन में से इक्वेशन नंबर 1 बना के आगे मैंने बताया कि a मैग्नीट्यूड ये है और a यूनिट वेक्टर ये है। अब वैसे कन्वीनियंट यही है कि आप इसी तरह करें। शॉर्टकट क्या होगा कि मैं डायरेक्ट यहाँ मैग्नीट्यूड प्लेस करूँ। मैग्नीट्यूड क्या प्लेस करूँ? इस वेक्टर की मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखूँ और फिर कैलकुलेट करूँ और यूनिट वेक्टर करूँ। तो बेटर प्रेजेंटेशन जो है वो यही है, बाय गिवन कंडीशन
क्या क्या गिवन कंडीशंस हैं? ए मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? आई माइनस 3j प्लस 9k मैग्नीट्यूड। पिछले क्वेश्चन में हमें ये नहीं करना पड़ा था, ये मैग्नीट्यूड 2 उसने खुद दी हुई थी। अब उसने कहा ये भी फाइंड करें, तो ये आ जाएगी आपके पास 1 प्लस 9 प्लस 81, ऐसे ही है। 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, दिस विल गिव यू जी 91 अंडर रूट। एंड ये गिवन कंडीशंस हैं। ए कैप किसके बराबर आएगी? यूनिट वेक्टर यहाँ से लेना है, इस वेक्टर को इसकी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। 4i माइनस 3j प्लस k ओवर 4i माइनस 3j प्लस k मैग्नीट्यूड, दिस विल गिव यू 4i माइनस 3j प्लस k। मैग्नीट्यूड में क्या आएगा? 16 प्लस 9 प्लस 1 26 हो जाएगा, 29 26। ये बना जी 4i माइनस 3j प्लस k ओवर अंडर रूट 26। इक्वेशन नंबर 1 क्या इम्प्लाई करती है? वेक्टर ए इज इक्वल टू जी अंडर रूट 91 इंटू 4i माइनस 3j प्लस k डिवाइडेड बाई अंडर रूट 26। और इसको अब आप कैसे लिख सकते हैं? इस तरह भी लिखा रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है, ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है। जैसे पीछे आपने कंपोनेंट्स फॉर्म में लिखा था वैसे भी लिख सकते हैं, और इस तरह भी लिखा रहने दें तो कोई हर्ज नहीं है। बहरहाल इसकी जो कंपोनेंट फॉर्म की प्रेजेंटेशन है वो भी हम ज़रा यहाँ पे लिख लेते हैं। यानी हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर ए है वो बन गया 491 ओवर 26 अंडर रूट आई यूनिट वेक्टर माइनस 391 ओवर 26 जे यूनिट वेक्टर, और प्लस आता है 91 ओवर 26 अंडर रूट के यूनिट वेक्टर। मुझे ये लगता है कि एक कॉमन फैक्टर है 91 और 26 का 13, तो क्या बनेगा यहाँ पे? 4 13 7 जार 91, 13 2 जार 26 माइनस 3 7 ओवर 2 अंडर रूट जे प्लस 7 ओवर 2 अंडर रूट के। दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। दोनों स्ट्रेटजी समझ आ गई। एक वक्त में उसने एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड दी हुई थी, डायरेक्शन के लिए उसने वेक्टर दे दिया हुआ था। यहाँ उसने दोनों काम करने के लिए हमें कह दिया कि मैग्नीट्यूड इस वेक्टर की लें और डायरेक्शन इस वेक्टर की लें। एक काम और भी कर सकता है, वो डायरेक्शन निकाल के खुद दे दे और मैग्नीट्यूड के लिए कोई और वेक्टर दे दे कि यहाँ से इसकी मैग्नीट्यूड ले लें। तो ये सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो 3 टाइप जो है डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो हैं, बेसिकली एक ही स्ट्रेटजी है कि आपने रिक्वायर्ड वेक्टर जो है अज्यूम करिए और उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन उसने दी हुई है या अगर उनमें से कोई चीज़ डायरेक्ट दी हुई है वो यूज़ कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ द वेक्टर्स mi प्लस 3j प्लस 7k एंड 4i माइनस 3j प्लस 7k हैव सेम मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन समझ आया? एक कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है और किस कंडीशन के तहत मालूम करनी है? दो वेक्टर्स की मैग्नीट्यूड जो है वो सेम। तो बड़ा आसान सा सवाल है, आप सिर्फ यही लिखेंगे बाई
गिवन कंडीशन जो पहला वेक्टर था mi प्लस 3j प्लस 7k मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू 4i माइनस 3j प्लस 7k मैग्नीट्यूड। यही कहा उसने, दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, उनकी मैग्नीट्यूड सेम है तो m की वैल्यू फाइंड करें। इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह निकालेंगे? m स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर अंडर रूट। क्या करते होते हैं, आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं इनके स्क्वायर्स का सम लेते हैं, फिर स्क्वायर रूट करते हैं। आई जे के कोएफिशिएंट्स 4 माइनस 3 और 7, इनके स्क्वायर्स का सम किया और अंडर रूट लिया। और अब दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए स्क्वायर कर दें, या पहला स्टेप आप ये कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस 9 प्लस 49 अंडर रूट इज इक्वल टू 16 प्लस 9 प्लस 49 अंडर रूट। माइनस 9 कैसे आ सकता है? माइनस 3 का स्क्वायर जो है प्लस 9 होगा। और यहाँ से क्या बना, अब दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं स्क्वायर रूट ख़त्म करने के लिए। ये आएगा m स्क्वायर, वैसे ये क्या बनेगा, 9 प्लस 49 क्या बनेगा 58, और इधर 74, और स्क्वायर रूट हमने ख़त्म कर दिया। स्क्वायर रूट कैसे ख़त्म किया? दोनों तरफ स्क्वायर करके। ये आपके पास आ जाता है, ये कंफर्म कर लें 74 ही है ना, 74 माइनस 58, m स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है 16, तो फिर m की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 4। तो ये जो अभी तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उनसे डिफरेंट था, लेकिन जो है क्वेश्चन की जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी वो यूज़ करते हुए हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। क्वेश्चन तब्दील होकर भी आ सकता है। ये तो उसने कहा था ना कि ये दो वेक्टर जो हैं इनकी मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो हमने दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर रखी है, m की वैल्यू आ गई। ये भी कह सकता था कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, फिर हम क्या करते, दोनों के यूनिट वेक्टर जो हैं वो इक्वल करते और वहाँ से फिर कंपैरिजन करके m की वैल्यू आती। वेक्टर्स की फॉर्म में आई जे के रहते, उस तरह का भी देख लेते हैं कोई क्वेश्चन अगर है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 का 10th पार्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ द वेक्टर्स 3i प्लस जे माइनस के एंड लैम्डा आई माइनस 4j प्लस 4k आर पैरेलल। ये आपने सेकेंड ईयर का जो 7th चैप्टर था इस किस्म के क्वेश्चंस वहाँ भी किए हुए हैं। जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, उनके आई जे के जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। तो हम सिर्फ यही लिखेंगे, सिंस 3i प्लस जे माइनस के एंड लैम्डा आई माइनस 4j प्लस 4k आर पैरेलल, सो अब ये लैम्डा ओवर 3, आई का कोएफिशिएंट यहाँ पे लैम्डा, इधर आई का कोएफिशिएंट 3 ओवर लैम्डा भी अब कर सकते थे। लैम्डा ओवर 3 मैंने इसलिए किया कि लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। लैम्डा ओवर 3 शुड बी इक्वल टू माइनस 4 ओवर 1। यहाँ आई का कोएफिशिएंट लैम्डा था, लैम्डा, और इधर आई का कोएफिशिएंट 3 है तो लैम्डा ओवर 3 हो गया। इधर जे का कोएफिशिएंट जो है माइनस 4 है और जे का कोएफिशिएंट 1 है, माइनस 4 और 1, इट शुड बी इक्वल टू के का कोएफिशिएंट क्या है 4 ओवर माइनस 1। तो ये तो चूँकि वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फिर ये होना चाहिए, इनके आई जे के कोएफिशिएंट जो हैं दोनों के प्रोपोर्शनल होने चाहिए। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से भी माइनस 4 आएगा, यहाँ से भी माइनस 4 आएगा। तो बेसिकली फिर लैम्डा ओवर 3 की वैल्यू जो है माइनस 4 और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई माइनस 12। ठीक, यानी कंडीशन क्या थी कि वेक्टर्स पैरेलल हैं
और आप लैम्डा की वैल्यू फाइंड करें। क्लियर होगी बात? जी, जब दो वेक्टर्स पैरेलल हों तो फिर आई जे के दोनों वेक्टर्स के आई जे के की जो कोएफिशिएंट्स हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं, या यूँ कह रहे हैं कि वेक्टर की जो कंपोनेंट्स हैं इस वेक्टर की और दूसरे वेक्टर की कंपोनेंट्स जो हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो यहाँ इस वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट लैम्डा है, इस वेक्टर में आई का कोएफिशिएंट 3 है। प्रोपोर्शनलिटी इस तरह डिटरमिन करते हैं, लैम्डा ओवर 3 आ जाएगा, और जे का कोएफिशिएंट -4 है, जे का कोएफिशिएंट 1 है, -4 और 1 आ जाएगा। और इसी तरह के का कोएफिशिएंट 4 है और ये माइनस इधर के का कोएफिशिएंट -1 है, 4 और -1 आ जाएगा। ये प्रोपोर्शनलिटी डिटरमिन कर रहे हैं आप। अब इससे तो -4 ही निकलता है, ये भी -4 निकलता है। तो अब इसको दो दफ़ा क्या 50 दफ़ा भी लिखें तो लिख तो एक ही बात रहे हैं आप। ये तो लकीली आ गया यहाँ पे। तो ये आप क्या करते हैं फिर, लैम्डा ओवर 3 -4 के इक्वल आ गया बेसिकली, और लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई है -12। जी, ये पैरेलल वेक्टर्स की डेफिनेशन में है, और जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो फिर ये कंडीशन प्रूव की हुई है वहाँ पे। वो होते ही तब हैं जब उनके कोएफिशिएंट्स जो हैं प्रोपोर्शनल हों। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो पहले ही मैंने कह दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अगर आप लैम्डा ओवर 3 नहीं करना चाहते, 3 ओवर लैम्डा करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास 1 ओवर -4 होगा। अगर आप वो करना चाहते हैं, यानी आप ये करना चाहते हैं कि 3 ओवर लैम्डा, फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 ओवर -4, यहाँ पे क्या आएगा -1 ओवर 4, तो ये आ जाएगा 3 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू -1 ओवर 4। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू उधर ले जाएं, लैम्डा उधर चला गया, तो तब भी तो रिजल्ट वही आया ना। करना बस ये है कि अगर इस वेक्टर की कंपोनेंट्स आपने न्यूमरेटर में रखी हैं तो दूसरे की डिनोमिनेटर में रखनी है सारी की सारी। अगर इसकी आपने कंपोनेंट्स न्यूमरेटर में रखी हैं तो दूसरे की डिनोमिनेटर में रखनी है। ये नहीं करना कि एक की न्यूमरेटर में दूसरे की डिनोमिनेटर में, ये नहीं करना। प्रोपोर्शनैलिटी इस तरह डिटरमिन करते हैं। चलिए आज इसे वाइंड अप करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। थैंक यू।